गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रिस्पायरेशन क्या होता है, इसके टाइप्स: एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था। और वी आल्सो लर्न आवर मसल सेल कैन आल्सो रिस्पायरेशन एनारोबिकली, इसको भी हम लोगों ने पहले समझ लिए हैं। उसके बाद ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। सांस को लेना को इनहेलेशन बोलते हैं, सांस छोड़ना को एक्सहेलेशन बोलते हैं। और मसल सेल जो रिस्पायर करता है वो एनारोबिकली करता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो मसल्स में थोड़े समय के लिए होता है। ये सब भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो क्रैम्प्स होते हैं वो एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण होता है। उसके बाद हम लोगों ने ब्रीदिंग रेट के बारे में भी पढ़ा था। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट। एक मिनट में जितना बार आदमी इनहेल और एक्सहेल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हाउ डू वी ब्रीथ के बारे में पढ़ा था। इसका जो लास्ट पैराग्राफ है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव्स एंड आउटवर्ड्स और लंग्स तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये इसका आंसर है कि हाउ डू वी ब्रीथ, इसको भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम को देखिए, नेसल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरनेक्स, ट्रैकिया, लंग्स, रिब्स एंड डायफ्राम। देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। देयर आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। Total 12 pairs of ribs total 12 pairs of ribs are present, means total number of ribs are present is 24 and one pair has 2 ribs, so we can say that there are total 24 ribs. In pair we call 12 pairs. Okay, now the total pairs of ribs are 24. Total number of ribs are 24. Now we see the figure 10.5. इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एयर कैसे ड्रॉन इन करता है, कैसे रिब्स मूव आउट होता है। ये डायग्राम से इनहेलेशन में हमें ये पता चल रहा है कि जब इनहेल होता है, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो रिब्स क्या होता है, अप पोजीशन पे आता है, रिब्स मूव आउट एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। नाउ अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 10.5। एक्टिविटी 10.5 के बी में एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है, एयर फोर्स्ड आउट। एयर जो है वो आपका बाहर की तरफ आ रहा है, रिब्स मूव बैक। तो जब एयर आउट होता है, मतलब CO2 जब बाहर निकलता है तो रिब्स जो है वो बैक पोजीशन पे चला जाता है और डायफ्राम भी बैक पोजीशन पे चला जाता है, मतलब वो अपने पहले वाले डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस बता रहा है कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जिसमें रिब्स और डायफ्राम के जो रोल हैं, वो कैसा होता है। अब देखिए, इसमें बताया है जैसे 10.6 में कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी क्या होता है, जैसे हम लोगों ने फिगर में पढ़ा, मूव्स आउट। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉयज़ का जो दिखा रहा है 10.6 में कि रिब्स जो है वो आउट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसी को उसने मेजरिंग टेप के द्वारा वो देख रहे हैं कि जो आउट की तरफ हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो ये प्रूफ होता है कि जब हम सांस लेते हैं, मतलब एयर जब ड्रॉन इन करता है तो रिब्स मूव आउट होता है। वो हमें यहाँ पे बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा रहा है फिगर 10.6 के द्वारा। अब 10.4 में है हाउ डू वी ब्रीथ आउट। तो ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने कॉकरोच के बारे में भी एक्सप्लेनेशन बताया था आप लोग को कि कॉकरोच के जो साइड होल होते हैं कॉकरोच के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्पाइरिकल्स. Cockroach has a small opening on the side of its body that is called spiracles. उसके बाद स्पाइरिकल्स के बाद एयर कहाँ जाता है? ट्रैकिया में जाता है, और ट्रैकिया के बाद पूरे बॉडी सेल्स में चला जाता है. ठीक है. उसके बाद ठीक एक्सलेशन प्रोसेस इसका अपोजिट होता है. पूरे बॉडी सेल से ट्रैकिया में आता है, और ट्रैकिया से फिर स्पाइरिकल्स के थ्रू मूव आउट हो जाता है. तो ये हो गया हमारा इनहेलेशन और एक्सलेशन क्या कॉकरोच में. मतलब कह सकते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स लाइक इन कॉकरोच. ब्रीदिंग अंडर वाटर में भी हमने देखा है. मैं आप लोग एक शॉर्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. तो बच्चे, हम लोगों ने पढ़ा था ब्रीदिंग अंडर वाटर. तो ब्रीदिंग अंडर वाटर में हम लोगों ने देखा था कि जो फिश है उसके क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. और गिल्स में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होता है. और ब्लड वेसल्स क्या करता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट अंडर वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पाए जाते हैं उसको ये क्या करता है? कैरी करता है. तो ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट इन गिल्स हेल्प टू फिल्टर द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. तो वाटर से क्या करता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और वाटर को छोड़ देता है. अगर ये नहीं होता तो मछली के अंदर क्या होगा? फिश के अंदर पूरा पानी घुस जाएगा और मछली मर जाएगा, मतलब फिश मर जाएगा. इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि इसका फंक्शन क्या होता है. उसी प्रकार से प्लांट्स रिस्पायरेशन कैसे करता है? तो जो क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल्स में, उसके एयर के गैप से क्या होता है? वो चला जाता है. क्या चला जाता है? एयर चला जाता है, और फिर रिस्पायरेशन क्या होता है? वो होता रहता है. मतलब अगर एयर क्रैक्स के थ्रू नहीं जाएंगे तो एयर एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है. और रूट्स क्या करता है? प्लांट्स को स्ट्रांगली पकड़ के रखता है. ठीक है बच्चों. उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बोला था कि जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए. व्हाट यू हैव लर्नड में एक एक पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है. नॉलेज इसमें आपके रिवाइज हो जाएंगे. उसके बाद मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोग को एक्सरसाइज करने के लिए. तो आप लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बना लेंगे, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से रिवाइज करा देता हूँ. ऑब्जेक्टिव्स इन कॉकरोच एयर इंटर्स थ्रू द बॉडी थ्रू स्पाइरिकल्स. तो 5 का आंसर क्या होगा? हमारा 3 हो जाएगा. ओके बच्चों. 5 का बी हो जाएगा. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ. बताइए बच्चे, क्या एक्यूमुलेशन होता है? पहला दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया लैक्टिक एसिड, तीसरा दिया है अल्कोहल, फोर्थ दिया है वाटर. तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड. उसके बाद आपका दिया है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट्स पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट. कितना होना चाहिए रेस्ट पोजीशन पे? बताइए रेस्ट पोजीशन में बताइए. देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके रॉन्ग दिए हैं. ठीक है. तो आप लोग बुक्स में मिला लीजिएगा. मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट पोजीशन होते हैं, तो रेस्ट पोजीशन पे जो आपका ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. और आफ्टर हैवी एक्सरसाइज के बाद ये कितना हो जाता है? 25 टाइम्स पर मिनट. ओके बच्चों. उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स मूव्स. हमने बताया था बच्चों आपको कि इनहेलेशन और एक्सलेशन के दौरान रिब्स का फंक्शन कैसा होता है. तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर टिक करिए. उसके बाद मैच द फॉलोइंग दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप लोग ईस्ट का आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका ईस्ट का क्या होगा बच्चों? अल्कोहल होगा. डायफ्राम का बताइए बच्चों किससे रिलेटेड है? स्किन का बताइए. तो ये सारे आप आंसर बनाइए. अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग फिर दिमाग नहीं लगाएंगे. आप लोग बनाइए, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा जो आपसे नहीं बन पाएगा. ओके.
उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 4 वाला जो ऑब्जेक्टिव नहीं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर दैन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। बोलते हैं कि जो एथलीट होते हैं, जो धावक होते हैं, स्प्रिंटर्स होते हैं, वो दौड़ने के बाद गहरा गहरा सांस क्यों लेते हैं, मतलब तेज़ी से इनहेल क्यों करते हैं, तो ये आपको बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इसमें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन बताने एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो इसमें आपकी सिमिलरिटीज़ बताइए, क्या इसमें पॉइंट्स हैं जो एक जैसे हैं, और कुछ पॉइंट्स बताइए जो डिफरेंस हैं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर। जब हमारे नाक में कहीं डस्ट चल जाता है तो हमें स्नीज क्यों आती है, छींक क्यों आती है, तो ये आपको आंसर बताना है। तो इन सब के आंसर आप लिखिए, जहाँ दिक्कत होगा आप मुझसे पूछिएगा। उसके बाद है मार्क इन द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं बच्चों। ट्रू एंड फॉल्स, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। और हैवी एक्सरसाइज के बाद क्या सांसें धीरे हो जाती है या तेज़ हो जाती है, उसके हिसाब से ट्रू फॉल्स बताइए। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रिस्पायरेशन एट नाइट। बोला प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय करता है और रिस्पायरेशन केवल रात में करता है, नाइट में करता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। थर्ड है आपका, फ्रॉक्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो इससे बताना है, मैंने आपको बताया था कि फ्रॉक्स जो होते हैं वो लंग्स के द्वारा भी सांस लेते हैं और स्किन के द्वारा, दोनों से सांस लेते हैं। तो अंडर वाटर जब होता है वो किससे लेता है, और जो वाटर से बाहर होता है तो वो किससे सांस लेता है, ये आपने दिमाग लगाइए। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या होती है, बाहर की तरफ आ जाती है। ये आपको मैंने बता चुका था, क्या जगह ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए क्या लिखा है, द माउंटेनर कैरी ऑक्सीजन विद दैम बिकॉज। माउंटेनर जो अपने साथ कैरी क्यों करते हैं ऑक्सीजन को, बताइए। माउंटेनर जो है, जब पहाड़ पे कोई व्यक्ति चढ़ता है, जैसे हम समझ सकते हैं पहाड़ पे कोई अगर व्यक्ति चढ़ता है तो उससे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए वो सिलेंडर अपने पास रखते हैं। एंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। वो कह रहे हैं कि 5 से ज़्यादा किलोमीटर की हाइट पे हमें एयर नहीं मिलेगा। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज़ लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। सी है, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। बी ऑप्शन बोलता है अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल इज टू अ पर्सन, पर्सन के पास जितना एयर अवेलेबल है वो कम है किसकी तुलना में, ग्राउंड की तुलना में। तो ये आपको हाइट के डिफरेंस से आपको वे ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि वो ऊंचाई की तरफ चढ़ रहा है तो ऑक्सीजन घटेगा या बढ़ेगा, उस हिसाब से आप आइडियाज़ लगाइए और इसको टिक करिए। उसका जो भी क्वेश्चन आपको डाउट्स होंगे वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।